श्मशान घाट में जलती चिता के सामने एक औरत घुटनों के बल बैठी थी। उसने कांपते हाथों से राख की एक मुट्ठी उठाई और रोते हुए कहा, बाबूजी, आज सब लोग मुझे आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी कह रहे हैं। लेकिन काश यह बात आप एक बार सुन लेते। पूरा गांव रो रहा था। वही लोग जो कभी उसे देखकर हंसते थे, आज उसकी एक झलक पाने के लिए सिर झुकाए खड़े थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने सबके सामने कहा, आज से इस गांव में किसी इंसान की पहचान उसके कद से नहीं, उसके कर्म से होगी, क्योंकि हमने अपनी सबसे बड़ी गलती इसी बहू के साथ की थी। यह सुनते ही कई लोगों की आंखें शर्म से झुक गईं। लेकिन सवाल था, आखिर इस छोटी हाइट वाली बहू ने ऐसा क्या किया था कि पूरा गांव उसके सामने सिर झुका रहा था। 3 साल पहले जब नेहा पहली बार उस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब किसी ने उसकी मुस्कान नहीं देखी। सबकी नजर सिर्फ उसके छोटे कद पर थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह अपने साथ एक ऐसा राज लेकर आई है जो एक दिन पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। नेहा के गृह प्रवेश के दिन पूरे घर में शोर था, लेकिन उसके लिए किसी के चेहरे पर अपनापन नहीं था। सास ने धीरे से पड़ोसन से कहा, रिश्ता मजबूरी में करना पड़ा, वरना अपने बेटे के लिए ऐसी बहू कौन लाता। नेहा ने सब सुन लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी शादी की चुन्नी ठीक की और चुपचाप आंगन में रखे तुलसी के पास दीपक जला दिया। उस रात जब सब सो गए, तभी उसे घर के पीछे वाले कमरे से किसी की खांसी सुनाई दी। वह धीरे धीरे वहां पहुंची। कमरे में उसके ससुर चारपाई पर पड़े थे। सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पास रखा पानी का गिलास खाली था। नेहा ने तुरंत पानी पिलाया, दवा दी और पूरी रात उनके सिरहाने बैठी रही। सुबह जब ससुर की आंख खुली तो उन्होंने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बेटी, तू बहू बनकर नहीं, भगवान की भेजी हुई उम्मीद बनकर आई है। नेहा की आंखें भर आईं। उसी दिन उसे पता चला कि घर पर लाखों का कर्ज है, खेत बिकने वाले हैं। उसका पति अमन शहर में दिहाड़ी करता है और महीने में मुश्किल से एक बार घर आता है। घर की हालत देखकर नेहा ने मन ही मन एक फैसला किया, मैं इस घर की गरीबी को अपनी किस्मत नहीं बनने दूंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई गरीबी से नहीं, अपने ही घर के लोगों से होने वाली थी। क्योंकि अगले ही दिन घर में एक ऐसा मेहमान आने वाला था जो इस परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहता था। अगली सुबह घर के बाहर एक सफेद एसयूवी आकर रुकी। उसमें से सूट बूट पहने एक आदमी उतरा। उसके हाथ में फाइल थी और चेहरे पर मुस्कान। राम प्रसाद जी का घर यही है? सास घबरा गई। जी, लेकिन आप कौन? उसने फाइल खोलते हुए कहा, मैं बैंक से आया हूं। अगर 15 दिन में कर्ज नहीं चुकाया गया तो यह घर और खेत दोनों नीलाम हो जाएंगे। यह सुनते ही ससुर के हाथ कांपने लगे। सास जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसी समय शहर से अमन भी घर पहुंचा। उसने कागज देखे और गुस्से में बोला, अब कुछ नहीं बचा, हमें यह घर छोड़ना ही पड़ेगा। नेहा अब तक चुप थी। उसने पहली बार पूरे परिवार के सामने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं इस घर की बहू हूं, इस आंगन की एक मुट्ठी मिट्टी भी कोई नहीं ले जा सकता। घर के सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अमन झल्लाकर बोला, तुम करोगी क्या? लोग तो तुम्हें देखकर हंसते हैं। नेहा मुस्कुराई। लोगों की हंसी से घर नहीं टूटते, हिम्मत टूटने से टूटते हैं। उस रात सब सो गए, लेकिन नेहा नहीं सोई। उसने घर के पुराने संदूक से कुछ कागज निकाले। उनमें उसके ससुर के हाथों से बने लकड़ी के खिलौनों के पुराने डिजाइन थे। ससुर ने आंसू पोंछते हुए कहा, एक समय था जब लोग दूर दूर से ये खिलौने खरीदने आते थे, लेकिन मशीनों के जमाने में सब बंद हो गया। नेहा ने एक एक डिजाइन को ध्यान से देखा। फिर उसने धीमे से कहा, बाबूजी, ये खिलौने पुराने नहीं हुए हैं, बस इन्हें दुनिया तक पहुंचाने वाला कोई नहीं था। ससुर ने पहली बार उम्मीद से उसकी ओर देखा, लेकिन उसी समय बाहर खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। वह कोई अपना नहीं था,
वह वही व्यक्ति था जो इस परिवार की जमीन किसी भी कीमत पर हथियाना चाहता था। उसने मोबाइल निकाला और किसी को फोन मिलाते हुए कहा, कल सुबह से पहले इस बहू का हौसला तोड़ दो, नहीं तो हमारी पूरी योजना बर्बाद हो जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही नेहा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी घर के बाहर जोर की आवाज आई। धड़ाम। लकड़ी के खिलौनों से भरा पुराना संदूक किसी ने सड़क पर फेंक दिया था। सारे खिलौने टूटकर मिट्टी में बिखर गए। ससुर दौड़ते हुए बाहर आए। उनकी आंखों के सामने उनकी बरसों की मेहनत चूर चूर पड़ी थी। वे वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आखिरी पहचान भी खत्म हो गई। नेहा ने एक एक टूटा हुआ खिलौना उठाना शुरू किया। उसके हाथों में कांटे चुभ रहे थे, लेकिन उसने एक भी खिलौना नहीं छोड़ा। गांव वाले तमाशा देख रहे थे। कोई बोला, अरे बहू, टूटी हुई चीजें जोड़ने से किस्मत नहीं जुड़ती। दूसरा हंसते हुए बोला, इतनी छोटी बहू बड़े बड़े सपने देख रही है। नेहा ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसने मिट्टी साफ की, टूटे हुए खिलौनों को अलग रखा और धीरे से ससुर का हाथ पकड़कर बोली, बाबूजी, जो चीज टूटती है वही सबसे मजबूत बनकर लौट सकती है, बस उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ससुर ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़की सिर्फ घर की बहू नहीं, टूटे हुए हौसलों को जोड़ने वाली इंसान है। उसी शाम नेहा अकेले बाजार गई। वहां उसने एक दुकान के बाहर अपने ससुर के पुराने डिजाइन जैसा लकड़ी का खिलौना देखा। दुकानदार उसे 1000 रुपए में बेच रहा था। नेहा हैरान रह गई। जिस कला को उसके ससुर बेकार समझकर छोड़ चुके थे, वही शहर में लोग महंगे दाम पर खरीद रहे थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। लेकिन जैसे ही वह घर लौट रही थी, पीछे से किसी ने उसका रास्ता रोक लिया। वही जमीन का लालची आदमी मुस्कुराते हुए बोला, बहू, अगर अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो कल सुबह तक यह गांव छोड़ दो, वरना ऐसा हादसा होगा कि लोग तुम्हारा नाम लेने से भी डरेंगे। नेहा पहली बार डर गई, लेकिन उसने सिर झुकाने के बजाय उसकी आंखों में देखकर कहा, डर मुझे नहीं, उन लोगों को होना चाहिए जो दूसरों का घर उजाड़कर अपना महल बनाना चाहते हैं। वह आदमी गुस्से से तिलमिला उठा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि नेहा के पास अब एक ऐसा सबूत आने वाला है जो उसकी पूरी साजिश को बेनकाब कर देगा। उस रात नेहा को बिल्कुल नींद नहीं आई। बार बार वही धमकी उसके कानों में गूंज रही थी, कल सुबह तक गांव छोड़ दो। लेकिन डर के बावजूद उसने हार मानने के बजाय सच जानने का फैसला किया। आधी रात थी। पूरा गांव सो चुका था। तभी उसे घर के पीछे वाले पुराने आम के बगीचे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। वह चुपचाप वहां पहुंची और एक टूटे हुए कुएं की ओट में छिप गई। 4 लोग खड़े थे। उनमें वही जमीन का दलाल भी था। वह कह रहा था, बूढ़े रामप्रसाद के खेत के नीचे से नई सड़क निकलेगी। सरकार मुआवजा करोड़ों में देगी। इसलिए नीलामी से पहले किसी भी तरह यह जमीन हमारे नाम होनी चाहिए। दूसरा आदमी बोला, लेकिन वह छोटी हाइट वाली बहू बीच में आ गई है। दलाल हंसा, कल पंचायत में उसके चरित्र पर सवाल उठाओ। गांव वाले उसी पर शक करेंगे। बदनाम होगी तो खुद घर छोड़कर चली जाएगी। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि लड़ाई पैसे की नहीं, उसके सम्मान की होने वाली है। सुबह होते ही पूरे गांव में अफवाह फैल गई। लोग घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। सास ने गुस्से में दरवाजा खोला। बाहर सरपंच, कुछ ग्रामीण और वही दलाल खड़ा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, आज पंचायत बैठेगी और फैसला होगा कि यह बहू इस गांव में रहने लायक है या नहीं। नेहा ने एक पल के लिए अपने ससुर की ओर देखा। उनकी आंखों में डर था। पति अमन गुस्से और बेपसी के बीच खड़ा था। नेहा ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला, गहरी सांस ली और बोली, पंचायत जरूर बैठेगी, लेकिन आज फैसला मेरे बारे में नहीं, झूठ और सच के बीच होगा। यह सुनकर पूरा चौपाल सन्न रह गया, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि नेहा अपने आंचल में एक ऐसी छोटी सी चीज छिपाकर लाई है
जो कुछ ही मिनटों में पूरे गांव की सोच बदलने वाली थी। चौपाल लोगों से भरी हुई थी। हर कोई नेहा को ऐसे देख रहा था जैसे फैसला पहले ही हो चुका हो। दलाल मुस्कुराते हुए बोला, सरपंच जी, ऐसी बहू गांव की इज्जत पर दाग है। इसे आज ही इस घर से निकाल दीजिए। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नेहा ने किसी की ओर नहीं देखा। वह धीरे धीरे चौपाल के बीच पहुंची और अपनी मुट्ठी खोली। उसकी हथेली पर एक पुराना पेन ड्राइव रखा था। सब हैरान रह गए। नेहा बोली, कल रात मैं डरकर भाग सकती थी, लेकिन मैंने सच का साथ चुना। अमन ने पूछा, इसमें क्या है? नेहा ने कहा, इसमें उन लोगों की आवाज है जो हमारे खेत हड़पने के लिए मुझे बदनाम करना चाहते हैं। गांव के स्कूल में रखा पुराना कंप्यूटर मंगाया गया। जैसे ही पेन ड्राइव चलाया गया, चौपाल में वही आवाज गूंज उठी, बहू के चरित्र पर सवाल उठाओ। बदनाम होगी तो खुद गांव छोड़ देगी। एक पल में पूरा माहौल बदल गया। जो लोग नेहा को दोषी मान रहे थे, वही लोग अब दलाल की ओर घूरने लगे। दलाल के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह भागने लगा। लेकिन तभी रामप्रसाद, जो महीनों से मुश्किल से चल पाते थे, लाठी के सहारे खड़े हो गए। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, भाग मत। आज पहली बार सच तुझसे तेज दौड़ेगा। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। पुलिस बुला ली गई। दलाल की साजिश सबके सामने आ गई। सब लोग नेहा से माफी मांगने लगे। लेकिन नेहा की आंखों में खुशी नहीं थी। वह भीड़ से निकलकर सीधे अपने ससुर के पास गई। उनके हाथ पकड़कर बोली, बाबूजी, मैंने लड़ाई जीत ली, लेकिन अभी हमारा सपना अधूरा है। रामप्रसाद मुस्कुराए। कौन सा सपना, बेटी? नेहा ने टूटे हुए लकड़ी के खिलौनों की ओर इशारा किया। जिस दिन इस गांव का हर कारीगर अपने हुनर से सम्मान की रोटी कमाएगा, उस दिन मैं खुद को इस घर की असली बहू मानूंगी। रामप्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही महीनों बाद यही छोटी हाइट वाली बहू पूरे जिले की पहचान बनने वाली थी। दलाल के जेल जाने के बाद पूरे गांव में शांति तो लौट आई, लेकिन रामप्रसाद के घर की गरीबी वैसी ही थी। कर्ज अब भी सिर पर था। रसोई में आटा बस 2 दिन का बचा था। अमन सुबह शहर मजदूरी करने जाता और रात को थका हुआ लौटता। एक शाम नेहा चुपचाप छत पर बैठी आसमान देख रही थी। तभी उसे सामने वाले घर से हथौड़ी की आवाज सुनाई दी। वह देखने गई। गांव के बुजुर्ग कारीगर शंभू काका अकेले लकड़ी तराश रहे थे। उनके बनाए खिलौने बेहद सुंदर थे, लेकिन आंगन में धूल खा रहे थे। नेहा ने पूछा, काका, ये बिकते क्यों नहीं? शंभू काका मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में दर्द था। बेटी, अब लोग हाथ का काम नहीं, मशीन का सामान खरीदते हैं। हमारा हुनर हमारे साथ ही मर जाएगा। उस रात नेहा देर तक सोचती रही। अगली सुबह उसने गांव की 5 विधवाओं, 3 बुजुर्ग कारीगरों और 2 बेरोजगार लड़कियों को अपने घर बुलाया। सब हैरान थे। नेहा ने कहा, हम भीख नहीं मांगेंगे, हम अपना हुनर बेचेंगे। सास ने तुरंत टोका, बहू, लोग फिर हंसेंगे। नेहा मुस्कुराई, मां जी, जब लोग हंसना बंद कर देंगे, तब शायद हम सपने देखना भी छोड़ देंगे। सबने मिलकर पुराने खिलौनों को नया रूप देना शुरू किया। कोई रंग भरता, कोई लकड़ी घिसता, कोई पैकिंग करता। छोटा सा आंगन धीरे धीरे एक कार्यशाला बन गया। लेकिन किस्मत ने फिर एक नई परीक्षा रख दी। 3 दिन बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आंगन में रखे सैकड़ों तैयार खिलौने भीगने लगे। रामप्रसाद चिल्लाए, सब अंदर करो, जल्दी। सब लोग खिलौने बचाने दौड़े। इसी अफरातफरी में नेहा का पैर फिसला। वह सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसके सिर से खून बहने लगा। अमन ने उसे अपनी गोद में उठाया और घबराकर चिल्लाया, नेहा, आंखें खोलो। तुमने वादा किया था कि हमारा घर कभी नहीं टूटने दोगी। नेहा की बंद होती आंखों से एक आंसू निकला और उसके होंठों पर सिर्फ एक ही शब्द था, खिलौने।
पहले खिलौने बचा लो। अमन ने नेहा को गोद में उठाया और गांव के छोटे अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, घबराइए मत, चोट गहरी है लेकिन जान को खतरा नहीं है। इन्हें कुछ दिन आराम करना होगा। यह सुनकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। लेकिन नेहा को होश आते ही पहला सवाल था, खिलौने बच गए। अमन की आंखें भर आईं। तुम्हें अपनी जान की नहीं, खिलौनों की चिंता है? नेहा मुस्कुराई। अगर मेहनत डूब गई तो कई घरों का चूल्हा बुझ जाएगा। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार उसे अपनी पत्नी के छोटे कद में नहीं, उसके विशाल हौसले में भगवान दिखाई दिए। 2 दिन बाद नेहा अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी कि घर के बाहर एक छोटी सी पिकअप गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक महिला उतरी। उसका नाम वसुधा था। वह शहर की एक हस्तशिल्प संस्था से जुड़ी थी। उसने लकड़ी के खिलौने देखे और हैरान रह गई। ये सब किसने बनाया? राम प्रसाद ने मुस्कुराकर नेहा की ओर इशारा किया। हमने हाथों से बनाया, लेकिन इन हाथों में जान हमारी बहू ने डाली है। वसुधा ने एक एक खिलौना ध्यान से देखा, फिर बोली, मैं आज सिर्फ खरीदने नहीं आई हूं। सबकी सांसें थम गईं। मैं पूरे साल का ऑर्डर देने आई हूं। आंगन में सन्नाटा छा गया। अमन को यकीन ही नहीं हुआ। सांस रो पड़ी। राम प्रसाद ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, आज मेरी बहू की मेहनत जीत गई। लेकिन उसी समय वसुधा ने एक और बात कही, ऑर्डर मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर। नेहा ने चौंक कर पूछा, कैसी शर्त? वसुधा ने गंभीर होकर कहा, मुझे सिर्फ खिलौने नहीं चाहिए। मुझे इस काम की अगुवाई करने वाली वही छोटी हाइट की बहू चाहिए। उसे 6 महीने के लिए शहर चलना होगा। यह सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। अगर नेहा शहर जाती तो घर संभालने वाला कोई नहीं रहता, और अगर नहीं जाती तो पूरे गांव की जिंदगी बदलने का मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल सकता था। नेहा ने सबकी ओर देखा और एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार को स्तब्ध कर दिया। आंगन में गहरा सन्नाटा था। वसुधा ने फिर पूछा, नेहा, क्या फैसला है तुम्हारा? नेहा ने बिना एक पल गवाए जवाब दिया, मैं शहर नहीं जाऊंगी। यह सुनते ही वसुधा हैरान रह गई। अमन भी चौंक गया। नेहा, इतनी बड़ी जिंदगी बदलने वाली बात को तुम मना कैसे कर सकती हो? नेहा ने धीरे से ससुर रामप्रसाद की ओर देखा। वह चारपाई पर बैठे खांस रहे थे। फिर उसने सास की ओर देखा, जिनकी आंखों की रोशनी दिन ब दिन कम होती जा रही थी। नेहा बोली, अगर मेरी तरक्की के लिए मुझे अपने बूढ़े मां बाबूजी को अकेला छोड़ना पड़े, तो ऐसी तरक्की मुझे नहीं चाहिए। पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। वसुधा कुछ देर तक नेहा को देखती रही। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, नेहा, मैं तुम्हारे इसी जवाब का इंतजार कर रही थी। सब लोग हैरान थे। वसुधा ने बैग से एक फाइल निकाली और बोली, मैं तुम्हें शहर ले जाने नहीं आई थी। मैं शहर को तुम्हारे गांव लाने आई हूं। नेहा समझ नहीं पाई। वसुधा ने बताया, हम यहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। तुम्हारे गांव के कारीगर यहीं काम करेंगे। सामान यहीं बनेगा और सीधे देश भर में जाएगा। किसी को अपना घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राम प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से नेहा के सिर पर हाथ रखा। बेटी, लोग कहते थे कि तेरी हाइट छोटी है, लेकिन आज समझ आया कि सबसे ऊंचा कद इंसान के चरित्र का होता है। उसी समय गांव के बाहर एक चमचमाती काली कार आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा। वह सीधे नेहा के सामने आया, जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और कांपती आवाज में बोला, बेटी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम वही बच्ची हो जिसे 25 साल पहले मेले में खो दिया था। नेहा के हाथ से तस्वीर गिर गई।
क्योंकि तस्वीर में जो बच्ची थी वह बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। आंगन में खड़े सभी लोग उस आदमी को देखने लगे। उसने कांपते हाथों से पुरानी तस्वीर नेहा की ओर बढ़ाई। तस्वीर में 2 साल की एक बच्ची थी, बिल्कुल नेहा जैसी। उस आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा नाम विजय सिंह है। 25 साल पहले मेले में मेरी बेटी खो गई थी। बहुत खोजा, लेकिन कभी नहीं मिली। नेहा कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने तस्वीर वापस उसके हाथ में रख दी। शांत स्वर में बोली, बाबूजी, मैं आपकी खोई हुई बेटी हूं या नहीं, यह सच बाद में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात अभी कह सकती हूं। मेरे माता पिता वही हैं जिन्होंने मुझे भूखे रहकर भी कभी भूखा नहीं सुलाया। यह सुनते ही उसके ससुर राम प्रसाद की आंखें भर आईं। अमन गर्व से अपनी पत्नी को देख रहा था। विजय सिंह ने सिर झुका लिया। बेटी, मैं तुम्हें लेने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि मेरी बेटी जिंदा है या नहीं। अगर तुम खुश हो तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। नेहा ने आगे बढ़कर उनके हाथ जोड़ दिए। रिश्ते खून से नहीं, निभाने से बनते हैं। इतने में गांव का डाकिया साइकिल लेकर आया। उसके हाथ में एक सरकारी लिफाफा था। राम प्रसाद जी, आपके नाम चिट्ठी आई है। राम प्रसाद ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। चिट्ठी पढ़ते ही उनकी आंखें फैल गईं। सरकार ने उनके गांव के लकड़ी के खिलौनों की पारंपरिक कला को विशेष हस्तशिल्प योजना में शामिल करने का निर्णय लिया था। इस योजना की पहली अध्यक्ष के रूप में नेहा का नाम चुना गया था। पूरा आंगन तालियों से गूंज उठा। सास ने नेहा को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तेरे छोटे कद को देखा था, तेरे बड़े दिल को नहीं। मुझे माफ कर दे। नेहा मुस्कुराई, उनके आंसू पोंछे और बोली, मां जी, परिवार में जीत किसी एक की नहीं होती। जब दिल मिल जाते हैं तभी घर बनता है। उस दिन पूरे गांव ने एक बात हमेशा के लिए सीख ली। इंसान की पहचान उसकी हाइट नहीं, उसकी हिम्मत, ईमानदारी और कर्म होते हैं।